आज हम बात करने वाले हैं प्राणायाम। प्राणायाम का सिलेबस है आपके पास? मेरा मोबाइल उधर बिजी है, अगर आपके पास हो तो आप मुझे दिखा दीजिए। निकाल के दिखा दो मुझे एक बार सिलेबस, क्योंकि मेरा मोबाइल उसमें है, लैपटॉप भी मेरा गाड़ी में। ऊपर ही टॉप पे होगा। देखिए, आपका पहला हमने योग के बारे में हमने बताया था, और इंट्रोडक्शन ऑफ योग, मिसकंसेप्शंस अबाउट योग, जनरल योग, ये पहला हमारा बेसिकली वो है। और दूसरा हमारा जो पेपर है, सेकंड पेपर, उसमें प्राणायाम के विषय में बताया गया। आज मैं थोड़ा सा परिचय दूंगा आपको प्राणायाम के विषय में। प्राणायाम बेसिकली क्या होता है। पेपर 2 का पहला यूनिट प्राणायाम के विषय में है। प्राणायाम के बारे में ही आपका सर्टिफिकेट है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा होना चाहिए। सामान्य परिचय अभी तक शायद नहीं मिला है आपको इतना, तो इसलिए आज हम उस पर बात करेंगे। आपको मोबाइल यहीं रख लें तो आप ये बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। हाँ जी, प्राणायाम के विषय में अच्छी बुक है ये, स्वामी रामदेव की। इसे आप पढ़ सकते हैं। मैं इसी को आधार बना के आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो प्राणायाम के विषय में हम थोड़ा सा अर्थ के बारे में जान लेते हैं, और इसका जो महत्व है उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। पहले मैं आपको देखिए, आप प्राणायाम के विषय में जानते हैं, योग में बहुत सारी हमारे महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग का वर्णन किया है। ठीक है, आपको सुनाई दे रहा है सर? महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का उसमें जो है उपदेश दिया है, जिसमें प्राणायाम भी एक विषय है। जैसे यम, नियम, आसन, आसन के बाद प्राणायाम आता है। तो उसी प्राणायाम के बारे में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो प्राणायाम का क्या अर्थ होता है, कोई बता सकता है? प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राणों का आयाम, बिल्कुल सही है। और बताओ, आप बताइए। ठीक है, कुछ पता है आपको? नहीं पता। देखो, प्राणायाम बेसिकली प्राणों का आयाम माना जाता है। आयामित करना, कंट्रोल करना, नियमित करना। देखिए, हमारे श्वासों की संख्या तो सीमित होती ही है, लेकिन उसमें कभी उसकी श्वसन गति तेज भी हो सकती है, कभी धीमे भी हो सकती है। जब शरीर के अंदर विकार आ जाते हैं, अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, तो हम रुग्ण हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो उसके वशीभूत होकर हमारा जो प्राण का गति होती है वो नियमित नहीं रहती, कभी तेज हो जाती है तो कभी धीरे में हो जाती है। आप अस्थमा पेशेंट को आप देखिए, उसकी कितनी तेज गति चलती है। आप अगर जानवरों की बात करें तो सबकी गति अलग अलग है। कुत्ता देखिए आप कितनी तेज श्वास लेता है, लेकिन आम व्यक्ति देखिए आप 16 श्वास 1 मिनट में लेता है। एवरेज है ना, 16 के आसपास हम सामान्य श्वास लेते हैं, जो माना जाता है, जो हमारा एनाटॉमी बताती है हमें। लेकिन जो योगी होता है, योगा व्यक्ति होता है, योग करने वाला, उसके श्वासों की संख्या बहुत कम होती चली जाती है। जब हम धीरे धीरे अपने प्राणों पे नियंत्रण करते चले जाते हैं तो हमारे प्राणों की संख्या बहुत दीर्घ होती चली जाती है। दीर्घ का मतलब समझ रहे हैं आप? दीर्घ का मतलब होता है लंबा। तो हमारा प्राण जितना लंबा होता चला जाएगा उतना ही हमारे शरीर पे नियमित होते हम चले जाएंगे। तो प्राण बेसिकली हमारे पंच तत्वों में से एक माना जाता है। पंच तत्व है ना हमारे शरीर में, तो उसमें वायु नाम का एक पदार्थ होता है। वायु समझते हैं आप? तो वायु में कौन कौन से हमारे 5 तत्व बताए? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वायु और आकाश। ऐसे सीक्वेंस होता है इसका। नीचे से शुरुआत करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये हमारे पंच तत्व होते हैं। इसमें एक तत्व होता है हमारा वायु तत्व। तो वायु तत्व उसको बेसिकली पंच तत्वों में से उसको जीवित रखने का काम वायु करता है, जो हमारा पंच तत्व है। तो बेसिकली उसमें हमारे जो त्रिदोष होते हैं, त्रिदोष समझते हैं आप? आयुर्वेद हमारा त्रिदोष पे कार्य करता है, वात, पित्त, कफ। तो हमारा पूरा का पूरा आयुर्वेद का सिद्धांत त्रिदोष के ऊपर आधारित होता है। हमारी बॉडी में कोई भी विकार आ जाए, 80 प्रकार के वात की समस्याएं होती हैं हमारी बॉडी में, आयुर्वेद जो कहता है। 40 प्रकार की पित्त की समस्याएं होती हैं,
और 20 प्रकार की कफ की समस्याएं होती हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है। कोई भी बीमारी आप ले आइए, उसको किसी न किसी में डाल देगा कि ये तो वात की समस्या है, ये तो पित्त की समस्या है, ये तो कफ की समस्या है। अब आपको मैं थोड़ा सा जब हमारी वायु प्रकोपित हो जाती है बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर हमारा वात डिस्टर्ब हो जाता है। वात का मतलब वायु ही होता है बेसिकली। तो वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे किसी को पैरों में दर्द हो गया, उसका वात डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी बॉडी में त्रिदोष नष्ट नहीं होने चाहिए, बल्कि उनका संतुलन होना चाहिए। ना ज़्यादा होने चाहिए, ना कम होने चाहिए। कोई कहते हैं कि त्रिदोष का नष्ट शमन कर दो, शमन करना चाहिए, इनको कंट्रोल करना चाहिए। जो चीज़ बढ़ गई है उसका शमन कर दो। तो इसमें वात पित्त कफ, वात 80 प्रकार के रोग हैं। जैसे दर्द भी समस्याएं वात में आती हैं, पित्त की समस्याएं बहुत सारी होती हैं, उसके अंदर ही आती हैं सारी। जो हमारे हृदय प्रदेश से संबंधित समस्या होती हैं, बेसिकली वो सभी जो है ज़्यादातर हमारे पित्त के अंतर्गत आती है। और कफ की समस्या आप जानती हैं, जो बॉडी में वृद्धि करने का कार्य करता है। आयुर्वेद हमारा बहुत अच्छा प्रिंसिपल बताता है इन चीज़ों पे कि वात पित्त कफ हमारे संतुलित होने चाहिए, अन्यथा हम बीमार होते चले जाते हैं और बीमारियां हमें आके घेर लेती हैं। और साथ में त्रिदोष जो हैं वात के विषय में कहा गया है कि पित्त कफ देह की अन्य धातुएं, ये सब मल, ये सब पंगु हैं, यानी ये शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान स्वयं नहीं जा सकते। इनको कौन ले जाने का काम करता है? आप जो खाना खाते हो उसको ट्रांसफर कौन करता है? ब्लड तो करता है, लेकिन वो कौन सा तत्व होता है जो उसको मदद करता है? वायु। तो वायु तत्व सोचिए हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे बॉडी में इधर से उधर ले जाने का काम करता है। अगर वात ना हो तो आपके शरीर में कबाड़ा पड़ा, जो हमारा वेस्ट है वो वहीं के वहीं रहे। ब्लड को मूव करने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? वायु। तो वायु हमारा बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होता है। तो वायु के बारे में कहा गया है कि हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी धातु और मल होते हैं वो सारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके माध्यम से जाते हैं? वात के माध्यम से, वायु के माध्यम से। अगर वायु नहीं होगी तो हमारा जीवित रहना असंभव है। देखिए आप जल के बिना कितनी देर रह सकते हैं? महीनों तक रह सकते हैं, मतलब रह सकते हैं। भोजन के बिना आप 1 महीना तक रह सकते हैं जिंदा, उसके बाद आपकी शायद मृत्यु हो जाए, उससे पहले भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 1 महीना तक आप झेल जाओगे किसी भी तरह, क्योंकि जब आपकी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो आपकी बॉडी यहाँ से यूटिलाइज करेगी ये जो हमारा फैट जमा हुआ है, फिर आप ऐसे हो जाओगे बिल्कुल पतले, तो आप फिर मृत्यु भी आ जाएगी आपको अगर ऐसा करते हैं तो। लेकिन हमारी जो वायु है, जल के बिना कितने समय तक रह सकते हैं? मैक्सिमम 1 वीक, इससे ज़्यादा हम रह नहीं पाएंगे जिंदा। बिन पानी हम 1 सप्ताह से ज़्यादा टिक नहीं सकते। भोजन के बिना 1 महीना रख सकते हैं। आपने सुना भी होगा जैन ऋषि जो है संथारा भी ले लेते हैं, सुना है आपने कभी? तो ये जैन जो होते हैं, जैनी लोग, ये संथारा भी तो लेते हैं और साथ में जो है ये भोजन त्याग देते हैं, फिर अपनी मृत्यु को बुला लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम बिन भोजन के महीने तक रह सकते हैं, बिन जल के 1 सप्ताह तक रह सकते हैं और बिन वायु के 1 मिनट भी रहना असंभव है। 1 मिनट भी रहना मुश्किल हो जाएगा। आप रोक के देख लीजिए सांस, आपको प्राण का महत्व समझ आ जाएगा। तो पूरी बॉडी में हमारी ताकत का स्रोत जो होता है वो क्या होता है? प्राण। प्राण हमारा तत्व जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होता है। तो इसको जो है ये बेसिकली वायु के माध्यम से संचालित होता है, वायु इसको कंट्रोल करती है और वायु इसका संचालन करती है। तो बेसिकली इसमें बॉडी में जितने भी हमारे तत्व होते हैं वो सब वायु के द्वारा ही इधर उधर ट्रांसफर होते हैं। धातु, सप्त धातुओं से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। सप्त धातु जानते हैं सर आप? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यही सीक्वेंस चलता है बॉडी में। जो आप भोजन करते हैं ना, जो आप भोजन करते हैं उससे रस बनता है, रस के बाद रक्त बनता है, रक्त के बाद मांस बनता है, मांस के बाद मेद बनती है, एक होती है हमारी, और मेद के बाद अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, मज्जा, मज्जा से शुक्र का निर्माण होता है जो हमारी बहुत ही अमूल्य तत्व होता है, शुक्र धातु। तो उसका जो हमारा अंतिम है, इसलिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने का भी संदेश दिया जाता है। तो हमारे सप्त धातुओं का निर्माण भी शरीर में होता रहता है और इसी से हमारे शरीर का निर्माण होता है। और पंच तत्व से हमारे शरीर का वैसे निर्माण हो रखा है। जो हम भोजन करते हैं वो सारा सप्त धातु का निर्माण हो जाता है उससे, और जो हमारे पंच तत्व हैं उससे शरीर का निर्माण है। जैसे हम पैदा हुए पंच तत्व से ही बने और पंच तत्व में ही मिल जाना है, तो हम विलीन हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है बेसिकली
हमारे जो सारे तत्व हैं ये वायु इसको कंट्रोल करने का काम करती है। और साथ में सूक्ष्म तत्व हमारा बेसिकली ये होता है क्या, वायु। वायु बड़ा सूक्ष्म तत्व होता है। क्या दिखाई देता है? पंच तत्व में हमारे कितने तत्व दिखाई देते हैं केवल, कोई बताएगा? पंच तत्व होते हैं ना हमारे, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ना वायु दिखती, ना आकाश दिखता और ना ही अग्नि दिखती। अग्नि तो दिख जाती है पर उसका भी स्वरूप हम शून्य मानते हैं। तो बेसिकली दो ही हमारे तत्व दिखने में आ जाते हैं हमारे, जो इन आंखों से हम देख पाते हैं। क्या क्या? पृथ्वी और जल। अग्नि भी एक तरह से दिखाई कहाँ देती है? अग्नि तो जल रही है, स्वरूप दिखता है, लेकिन अग्नि होती क्या है कभी किसी को एक तरह से मानते नहीं उसको। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे शरीर का जो हम इन इंद्रियों से देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, वो 2-3 तत्व होते हैं हमारे बेसिकली। दो तो हम देख ही नहीं पाते। आकाश कहाँ पर है? इन पंच तत्वों के बारे में बता देता हूँ पहले मैं आपको। ये जो हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी तत्व ये सब है। ये डेस्क, ये मिट्टी, ये दीवारें, ये जितना कुछ है ये सब किससे बना है? मिट्टी से, यानी जल, इससे, पृथ्वी से। पृथ्वी तत्व हमारा हर चीज में एकदम भारी है ना। पृथ्वी तत्व तो सबसे नीचे रहता है। कुछ भी, आप ये घड़ी देख लीजिए, ये भी पृथ्वी से बनी है, इसमें कोई जल का कण नहीं है। रही बात ये डेस्क की, ये ईंट, ये पत्थर, ये दीवार, ये आपका चश्मा, कुछ भी, ये बैग, ये किताब, ये सब कुछ जो भी कुछ है यहाँ पर, ये सब पृथ्वी का निर्माण हुआ है, पृथ्वी से। उसके अलावा एक तत्व हमारा होता है, सेकंड तत्व, जल। जल हमारा हम यहाँ पर देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे वातावरण में उपस्थित होता है। आपको पता है ना जल तत्व होता है, यहाँ भी है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, बस हम इन आंखों से देख नहीं पा रहे उसको, क्योंकि हमारी आंखों की इतनी क्षमता नहीं है कि उस वाले उसको देख पाएं। और अगर सूक्ष्म वो लेके आएंगे ना माइक्रोस्कोप, तो हमें जल तत्व दिखने को मिलेगा। है यहाँ पर जल, हमारी नासिका में भी जा रहा है, घूम भी रहा है, यहाँ पे जल का निर्माण यहाँ है, उपस्थिति है यहाँ। ऐसे ही हमारा अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व का भी यहाँ पर उपस्थिति है। गर्मी बढ़ रही है, अग्नि तत्व है कहीं ना कहीं। देखो जल, आप थोड़ा सा देर पानी डाल दो यहाँ पर, वो थोड़ी 1 घंटे 2 घंटे बाद सूख जाता, क्यों? अग्नि भी तो काम कर रही है। वो जल ऐसा का ऐसा ही क्यों नहीं है कई महीनों तक? क्योंकि अग्नि उसको जला भी रही है और हवा उसको सुखा भी रही है, वेपराइजेशन हो रहा है उसका। ये सिद्धांत है इसका पूरा। तो कहने का मतलब हमारा पृथ्वी से हमारा पूरा ये बना, और जल से हमारा पूरा आसपास ड्रॉपलेट्स हैं जो हमारी नाक में भी घुसते रहते हैं, हमें दिखते नहीं हैं लेकिन हम महसूस करते रहते हैं। ठंडा ठंडा फील हो रहा है, जब आप हवा में निकलते हो तो ठंडा फील होता है, वो हवा के साथ साथ पानी भी लगता है, हमें पानी छूता है तो उसका ठंडेपन का एहसास होता है। केवल हवा, आपको हवा का काम तो शुष्क करना है, सुखाना है, तो फिर सूखा सूखा फील क्यों नहीं होता आपको? ठंडा ठंडा ही क्यों होता है? क्योंकि जल भी होता है वहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होता है। साथ में जल के अलावा चौथा तत्व क्या होता है हमारा? बैग रख दीजिए, बैग रख दो। चौथा तत्व हमारा क्या होता है? वायु। देखिए वायु के बिना कुछ भी असंभव है, न भूतो न भविष्यति। हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, जीवन ही नहीं है। तो वायु हमारा बहुत अमूल्य तत्व है जो अभी हम जीवित रहने के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं। इस सृष्टि में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग, तुम्हें समझ आ रहा है? लिविंग बींग्स जितने भी हैं वो सब वायु तत्व के कारण ही जीवित हैं। जल के बिना कुछ समय रहा जा सकता है, थोड़े बहुत समय रहा, इतनी क्षमताएं हमारी हैं। और भोजन के बिना तो रह ही सकते हैं महीनों तक, जो हमारा पहले से स्टोर है वो चलता रहेगा, फिर तो हम चले जाएंगे। लेकिन हवा के बिना तो 1 मिनट भी रुकना मुश्किल है। साथ में पांचवा तत्व क्या होता है हमारा? आकाश तत्व। मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ उपस्थित होते हैं आज। पांचवा तत्व हमारा क्या होता है? आकाश तत्व। आकाश शून्य को कहते हैं। अब आप समझना मेरी बात को कि जितना भी ये पृथ्वी तत्व है, जितना भी वायु भी मौजूद है यहाँ पर, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि जहां पर है, जहां पर ये सब है वहां पर आकाश नहीं है। अब मेरी बात सुनिएगा, ये चारों तत्व जहां पर हैं वहां पर आकाश नहीं है, और जहां पर ये 4 चीज नहीं ले पा रही जगह, वहां पर क्या है? आकाश है। आकाश का मतलब वो खाली जगह बिल्कुल जहां पर कुछ नहीं है। आकाश बेसिकली वैक्यूम को भी कह सकते हैं हम।
आपको पता है साइंस में आपने पढ़ा है कि वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है? पढ़ा है कभी साइंस? साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, आपने साइंस पढ़ा है? पढ़ा है? तो लाइट की स्पीड बढ़ती है घटती है वैक्यूम में? बढ़ जाती है। जब वैक्यूम होता है तो मीडियम हट जाता है वहां से, वायु तो मीडियम के रूप में काम करता है ना वहां। तो जब किसी चीज के बीच में कुछ नहीं आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। अगर साइंस में हम ये सिद्धांत पढ़ते हैं कि अगर मैं एक बॉल फेंकूं, अगर फ्रिक्शन ना हो और हवा ना हो तो वो बॉल परमानेंट चलती चली जाएगी, पूरे जीवन भर चलती रहेगी। उसको रोकने का काम कौन करता है? हवा, मीडियम और साथ में फ्रिक्शन। एक जमीन पे आप बॉल खिसकाते चले जाओ, जितना चिकना होगा उतनी चलती चली जाती है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता, और जितना वैसे होती है वो रुकती चली जाती है। आप उबड़ खाबड़ रास्ते पे फेंको बॉल, थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगी। तो इसका मतलब हमारा जहां पर ये चार तत्व नहीं है, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये नहीं है, वहां पर क्या है? आकाश। तो आकाश तत्व हमारा बेसिकली पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। मतलब सारे जगह तो पृथ्वी नहीं है ना, सारी जगह हवा भी नहीं है। आप जब पहाड़ों पे चले जाते हो तो वहाँ पे वायु की कमी देखने को मिलती है, वहाँ पर भोजन भी देर से पकता है। तो ये विज्ञान है सारा। तो हमारा बेसिकली प्राण का सिद्धांत भी विज्ञान पे आधारित है। तो आज आपको समझ आई चीज़ें? तो हमारा प्राण जो है जी, हाँ जी, क्या जी? हाँ जी, ऑक्सीजन बेसिकली उसके अंदर भी मौजूद रहती है जो हमारा प्लेन रहता है। हाँ, ऊपर तो हवा नहीं होती, अंदर तो हमें डिस्टर्बेंस हो जाएगी, लेकिन वो प्लेन के अंदर ऐसा सिस्टम होता है, वो ही ऑक्सीजन बनाने का काम करता रहता है। वरना आप गेट खोल दीजिए, आप मर जाएंगे। वहाँ पर प्रेशराइज होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है वहाँ पर। क्योंकि मैंने साइंस पढ़ा है ना, मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, टॉपर भी रहा हूँ, तो मैंने सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, प्लेन में सफ़र भी किया है, सब चीज़ों को देखा भी है। जब आप प्लेन में सफ़र किया है किसी ने, तो वहाँ पे कानों में वो दिक्कत होने लगती है, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट होता है वहाँ पर। जब वो प्लेन चलता है ना, तो उसकी इतनी ध्वनि होती है कि वो हमारे कान को नष्ट करने की तरफ, मतलब पर्दा फटने के नौबत आ जाती है। तो हम बेसिकली वहाँ पर हवा को हाँ दबते रहे हैं, तो वो लगाना पड़ता है कॉटन। कभी आप यात्रा करोगे तो कॉटन लगाना पड़ जाएगा। यानी कि जो ऊपर पायलट होता है ये उसके ऊपर निर्भर ज़्यादा करता है। जब प्लेन को धीरे धीरे उतारा जाएगा तो हवा थोड़ी कम डिस्टर्ब करेगी। अब मेरी बात सुन लेना आप। और प्लेन को अगर डायरेक्ट उतारा जाएगा ऐसे जल्दी जल्दी तो वो दिक्कत आएगी। ये फ़र्क पड़ता है बस। ये इसलिए अगर कोई ट्रेंड वाला पायलट होगा वो उसको धीरे धीरे उतारेगा, बहुत दूर से उतारना शुरू कर देगा, धीरे 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 धीरे। और जो अनट्रेंड होगा वो क्या करेगा, पास में आके समझ आएगा उसको उतार दूँ, अब यहीं पे उतार देगा। इससे लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। ये साइंस का सिद्धांत है। इसे थ्रस्ट भी कहते हैं, थ्रस्ट विज्ञान की भाषा में थ्रस्ट कहते हैं, नीचे से थ्रस्ट लगता है तो प्लेन उसके आधार पे चलता है। तो ये हमारी एक्स्ट्रा बात थी। तो प्राण हमारा जहाँ पर वायु है वहाँ पर, और कितने % ऑक्सीजन है हमारे यहाँ, बताओ? 22% ही तो है, बाकी 78% क्या है पृथ्वी पर? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और बाकी अन्य तत्व में सारे आ गए 1-2% में, और बाकी जितने भी गैसेज हैं तो सारी नाइट्रोजन है या वो है कार्बन डाइऑक्साइड? नाइट्रोजन है मेरे हिसाब से। नाइट्रोजन 78%, 22 या 23% ऑक्सीजन है, और बाकी सभी अन्य गैसें हैं, नियॉन, हीलियम, सब कुछ। क्योंकि मैंने साइंस पढ़ा है तो इसलिए सोच के देखिए ऑक्सीजन कितना कम है। और जितना हम आज पेड़ काटते जा रहे हैं उतनी ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, तो उसको हम कितना फेस कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन को हमें अगर बढ़ाना है तो पेड़ों को लगाना है, क्योंकि पेड़ हमारे ऑक्सीजन जनरेट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। वो अपने भोजन बनाने में वो CO2 का इस्तेमाल करते हैं। कौन? पेड़ पौधे। याद रखना मेरे बात, जितने पेड़ पौधे होंगे उतने वो ऑक्सीजन को छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेंगे। तो ये सिद्धांत होता है हमारा पेड़ लगाने के पीछे, तो आप हमेशा याद रखिएगा। तो प्राण का सिद्धांत हमने आपको बताया। अब मैं आपको छोटा सा इसका परिचय और देता हूँ कि उपनिषद में बेसिकली प्राण को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म का दर्जा दिया गया। ब्रह्म बेसिकली ईश्वर की संज्ञा होती है, या वो परम तत्व होता है। जीवात्मा परमात्मा का नाम ब्रह्म होता है एक तरह से। तो प्राण शरीर के कण कण में व्याप्त होता है, आपको पता है। बिन प्राण के हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है, तो प्राण हमारे कण कण में व्याप्त होता है। शरीर में क्या क्या होती है? ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, कर्मेंद्रियाँ होती हैं, और
उसकी वजह से हम सो भी जाते हैं, विश्राम भी कर लेते हैं और अन्य कार्य आदि भी कर लेते हैं संपन्न। भाई अगर कर्मेंद्रिय नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम मूव भी कर लेते हैं, हमारा शरीर मूवमेंट भी हो जाता है, हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं वो हमारे सारे में शरीर में काम कर रहे हैं। हमारे 10 सिस्टम है मुख्यतः, शरीर में 10 सिस्टम है। जैसे सेल से किसका निर्माण हुआ? टिश्यू। टिश्यू से किसका हुआ? ऊतक कहते हैं जिसे। कोशिका से ऊतक का निर्माण हुआ। ऊतक से किसका निर्माण हुआ? ऑर्गन का, अंग का। अंग का, अंग से किसका निर्माण हुआ? सिस्टम का, तंत्र का। जैसे आप कहते हो ना पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में बहुत सारी चीजें नहीं आ गई, पेट भी आ गया, मुख भी आ गया, मुख भी तो उसमें आता है। तो ये सारा सिस्टम बन गया ना, बन गया। कई सारी ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बना देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और साथ में जो है प्राण के बारे में एक बात कही गई है वायु के बारे में, चरैवेति चरैवेति, कि जहाँ पर चलने का क्रिया होती है वहाँ पर जीवन होता है। तो रुका हुआ पानी तो सड़ जाता है, आपने सुना है ना ये बात? तो रुका हुआ पानी तो सड़ जाता है। इसलिए जो मूवमेंट इज लाइफ, जब आप चलते रहते हैं, जीवन भर हमें चलना होता है, तो चलना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। चलने से हमारी जो है प्राण शक्ति विकसित होती है और साथ में प्राणियों की आयु भी बनी रहती है। और साथ में जो है इस शरीर को पिंड माना गया। पिंड, जब आप हठ प्रदीपिका गहन संहिता पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ने को मिलेगा आपको शिव सिद्धांत पद्धति, उसमें आपको शरीर को पिंड बताया गया है। तो ये हमारा शरीर जो है ना पिंड माना गया है। तो इसमें ब्रह्मांड की सत्ता मौजूद है। उसमें कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यही बताया गया ना उसमें। तो यानी कि इस शरीर को ब्रह्म माना गया है, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, सब कुछ हूँ मैं। तो ऐसा उसमें बताया गया है। तो प्राण जो है बेसिकली अदृश्य शक्ति से मौजूद होता है। मतलब प्राण जो है ना दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन पूरे शरीर को संचालन कर रहा है ना, तो प्राण अदृश्य होता है बेसिकली। और इसी से पूरी किसकी निर्माण हो रहा है? सृष्टि का। इस सृष्टि का निर्माण प्राण तत्व से हुआ है। वो जो ईश्वर है, वो सत्ता है, वो इस प्राण की वजह से ही इस सृष्टि का संचालन कर रहा है बेसिकली। तो हमारी देह भी जो है ऊर्जा शक्ति जो हमारे अंदर विकसित होती है, वो भोजन से तो होती है, लेकिन प्राण तत्व से मुख्य रूप से होती है। तो हमारा प्राण तत्व जो है बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारी थोड़ी सी जानकारियाँ थी। और इसमें जो हमारा बेसिकली अन्नमय कोश है, हमारे 5 कोश होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है जो सबसे बाहर का होता है, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश जिससे हमारे शरीर का निर्माण, स्थूल वाला जो भाग है, उसके अंदर होता है एक लेयर, वो क्या होता है? प्राणमय कोश। क्या होता है? प्राणमय कोश। ऐसे गोला बना लो, गोला बना लो, आप सारे 5 गोले बनाओ, अंदर अंदर ऐसे ऐसे बनाते चले जाओ। पहला वाला जो तत्व है वो क्या है? अन्नमय कोश। उसके अंदर है प्राणमय कोश, प्राणमय कोश। उसके अंदर है मनोमय कोश, और उसके अंदर है विज्ञानमय कोश, और उसके अंदर क्या है? आनंदमय कोश। आप तो थोड़ा जानते होंगे मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ है। तो इन तीसरा है मनोमय कोश। मनोमय कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। हमारा जो परम तत्व है, जो अति सूक्ष्म तत्व है,